हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास सीरीज। आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को डिस्क्राइब किया था, दिल्ली सल्तनत को समझा था, कैसे दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया गया था, कैसे स्लेव डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत में आई, कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया। देन खिलजी और तुगलक डायनेस्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस क्लास में हम लास्ट टू डायनेस्टीज सैयद और लोधी डायनेस्टीज देखेंगे, कैसे सैयद डायनेस्टी फोर्थ मेजर डायनेस्टी बनी दिल्ली सल्तनत की, एंड देन कैसे लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी बनी और कैसे मुगलों ने कब्जा किया लोधी डायनेस्टी पे। सो स्टार्ट करते हैं सैयद डायनेस्टी के साथ। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं प्रीवियस क्लास का। मैंने आपको बताया था कि लास्ट तुगलक डायनेस्टी में नसरुद्दीन लास्ट रूलर था। लास्ट रूलर नसरुद्दीन था। नसरुद्दीन के टाइम पे उसका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था खिजर खां। यहाँ पर मेंशन है खिजर खां। नसरुद्दीन के टाइम पे ही लगभग 1398 में तैमूर भारत पे आक्रमण करता है, तुगलक डायनेस्टी में नसरुद्दीन पे आक्रमण करता है। तैमूर को सपोर्ट मिलता है नसरुद्दीन के मिनिस्टर खिजर खां का। तो खिजर खां की सपोर्ट की वजह से बेसिकली फाइनली तैमूर नसरुद्दीन को हरा देता है और भारत में लगभग 5-7 साल तक शासन करता है, भारत को लूटता है। जैसे ही तैमूर की डेथ होती है तो खिज़र खां भारत पे शासन करना स्टार्ट करता है और आगे चल के खिज़र खां जो मिनिस्टर था नसरुद्दीन का, नसरुद्दीन को मार के भारत में सैयद वंश को एस्टेब्लिश करता है। तो सैयद वंश का जो फाउंडर रहा वो था खिज़र खां, जो लगभग 1414 में रूलर बना और 1421 तक इसने रूल किया। सो यहाँ पे हमें पहले खिज़र खां के बारे में देखना है। देखो, सैयद डायनेस्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना मेजर ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफी कम समय तक चली थी, लगभग 1414 टू 1451 तक रूल रहा था सैयदस का भारत के ऊपर और दिल्ली सल्तनत के ऊपर। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम हुआ भी नहीं इस डायनेस्टीज में, कुछ ऐसा फेमस नहीं हुआ जिस वजह से ज्यादा पॉइंट्स बनते हो। कुछ लिमिटेड पॉइंट्स बनते हैं जो हमें समझने हैं, वो पॉइंट्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो फाउंडेशन ऑफ दिस डायनेस्टी, तो खिजर खां फाउंडेशन एस्टेब्लिश करता है सैयद डायनेस्टी को आफ्टर किलिंग नसरुद्दीन महमूद शाह, जो तुगलक डायनेस्टी का आखिरी रूलर और आखिरी शासक था। तो नसरुद्दीन को मारकर खिजर खां भारत में सैयद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करेगा। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेबिलिटी, एस खिजर खां ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था शाहरुख का जो बेटा था तैमूर का। तो ये लगातार दिल्ली से टैक्स भी भेजा करता था शाहरुख को। क्लियर? सो ही रिस्टोर्ड स्टेबिलिटी टू सल्तनत आफ्टर अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल एंड रीजनल फ्रेगमेंटेशन। तो खिजर खां अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन को मारकर रूलर बनता है। नसरुद्दीन को मारने के बाद काफी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी इस टाइम तक आते आते दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो इसका जो 5-6 साल का रूलिंग टाइम है वो इस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने में ही व्यतीत होता है, जिस वजह से ये ज्यादा कुछ दिल्ली सल्तनत के ऊपर नहीं कर पाता है, दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड नहीं कर पाता। क्लियर? पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन, समझौते की नीति, बेसिकली इसने अडॉप्ट की थी पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन, समझौते की नीति। ये आसपास के छोटे छोटे रूलर्स के साथ समझौता करता था, उन्हें अपने साथ मिलाता था, उन्हें पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त देता था बेसिकली, जिस वजह से ज्यादा ये एम्पायर ग्रो नहीं कर पाया। ऑल्सो ही स्टेब्लिश सम इकोनॉमिकल पॉलिसी, ही ऑल्सो एस्टेब्लिश रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसने भारत में रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश किया था और इसने काम किया था इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जैसे ही खिजर खां की डेथ होती है, इसकी डेथ के बाद इसका बेटा मुबारक शाह अगला शासक बनता है, जो लगभग 1421 से 1434 तक भारत में शासन करता है। तो नेक्स्ट रूलर मुबारक शाह बिटवीन 1421 टू 1434।
यहाँ पर हम समझेंगे मुबारक शाह का रीजन एम्पायर कैसा था, मुबारक शाह की एक्सपेंशन पॉलिसी कैसी थी। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मुबारक शाह इज मुबारकाबाद। तो मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे एक शहर एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था मुबारकाबाद। ऑल्सो इसने टेरिटरी, दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी को एक्सपेंड किया था। इसने कुछ रीजन्स पे कब्जा किया था नॉर्थ इंडिया के, और इसने अपने ही गवर्नर्स के अगेंस्ट जो रिबेलियन कर रहे थे इसके खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट की थी। Administrative reforms, he continued administrative reforms aimed at centralized authority and improving governance. सो प्राधिकरण को केंद्रीकृत करने और शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार इसने जारी रखा। क्लियर? Cultural patronage, he also support scholars as previous like other दिल्ली सल्तनत रूलर, सभी दिल्ली सल्तनत के और सभी डायनेस्टीज के रूलर आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करते थे। सेम मुबारक शाह भी सपोर्ट करता था। बेसिकली इसका पहला नाम मुबारक खान था, इसने आगे चल के शाह का टाइटल लिया था, इसलिए इसे मुबारक शाह के नाम से जाना जाता है। फोर्टिफिकेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, लगातार भारत पर आसपास की जो ट्राइब्स है वहां से अटैक हो रहा था, मंगोल्स अटैक कर रहे थे, तो इसने मंगोलों से बचने के लिए दिल्ली सल्तनत की किलेबंदी की और इसने शहरी विकास किया। नेक्स्ट रूलर मोहम्मद शाह, जो लगभग 1434 से 1445 तक शासक रहा था। इसके टाइम पे बहुत सारे एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल रिबेलियन की वजह से ये ज्यादा दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड और सैयद डायनेस्टी को एक्सपेंड नहीं कर पाया। He also started some military campaigns to suppress rebellions and maintain control over the Sultanate territories. तो विद्रोह को दबाने और सल्तनत के क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसने सैन्य अभियान चलाए थे। सेम कल्चरल पैटर्नेज, ये भी कल्चर को सपोर्ट करता था। एंड इसकी डेथ के बाद जो सैयद डायनेस्टी थी वो कमजोर होती चली गई। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद वंश का पतन हुआ क्योंकि सल्तनत को बढ़ती अस्थिरता का सामना करना पड़ा। तो सैयद डायनेस्टी के टाइम पे धीरे धीरे और मोहम्मद शाह के टाइम पे ये वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया और आगे चल के लोधीज ने सैयद डायनेस्टी पे कब्जा कर लिया। तो इस वंश का और दिल्ली सल्तनत की जो आखिरी वंश होगा वो होगी 840। सो मोहम्मद शाह बेसिकली आखिरी पावरफुल रूलर रहा। इसके बाद सैयद वंश का पतन होना स्टार्ट हो गया क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल रूलर नहीं थे। यहाँ पर अब हम समझेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का भारतीय राजनीति में, भारतीय प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में क्या योगदान रहा है। अगर हम इनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को समझे तो कहीं ना कहीं सैयद डायनेस्टी काफी वीक रहे अपनी पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी राजनीति को स्थिरता में लाने के लिए। तुगलक वंश काफी पावरफुल रूलर वंश रहा है। तुगलक वंश के बाद जब सैयद का रूल आता है, खिजर खां के टाइम तक सैयद डायनेस्टी की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जैसे ही खिजर खां की डेथ होती है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आनी इस एम्पायर में स्टार्ट हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सैयदास के टाइम पे भी काफी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज स्टार्ट की गई थी भारत में। दे कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम एट इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, मिलिट्री कैंपेन। सैयदास के टाइम पे भी काफी सारे मिलिट्री कैंपेन चलाए गए थे ताकि दिल्ली सल्तनत को और एक्सपेंड किया जा सके, एम्पायर को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। They also maintain control over North India and cultural patronage. They basically also support cultural and scholar activities in the empire. Done.
एंड अर्बन डेवलपमेंट। सैयद वंश ऐसा वंश था जिसने अर्बन डेवलपमेंट के लिए भारत में बहुत ज्यादा काम किया था। तो दे अंडरटुक प्रोजेक्ट टू फोर्टिफाई सिटीज, जैसे मुबारकाबाद शहर बसाया गया था शहरीकरण के लिए। दे ऑल्सो इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया बढ़ाया गया। दे ऑल्सो एनहेंस अर्बन सेंटर्स एज वेल एज दे रिसाइलेंस एंड फंक्शन द अर्बन सिटीज। सो सैयदास के बाद जैसे ही सैयदास कमजोर पड़ते हैं, वीक पड़ते हैं, आगे चल के इन्हीं का मिनिस्टर बहलोल लोधी सैयदास पे कब्जा करता है और भारत में स्टेब्लिश कर देता है लोधी डायनेस्टी। सो आखिरी वंश लोधी वंश जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर रहा, अब हमें वो वंश डिस्कस करना है और हमें समझना है कैसे लोधीज के बाद मुगल्स भारत में आए। सो स्टार्ट करते हैं लोधी डायनेस्टी। लोधीज डायनेस्टी को स्टार्ट किया था बहलोल लोधी ने। तो लोधी वंश का जो फाउंडर था वो बहलोल लोधी था, जो लगभग 1451 के आसपास लोधी डायनेस्टी की नींव रखता है और जो 1498 लगभग 1498 एडी तक भारत में शासन करता है। सो बहलोल लोधी, फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, हु रूल्ड अराउंड 1451 टू 1489। सो बहलोल लोधी मंत्री था कहीं ना कहीं सैयद डायनेस्टी के टाइम पे। जैसे ही सैयदास कमजोर पड़ते हैं तो बहलोल लोधी मौका देख के सैयदास और सैयद वंश के आखिरी रूलर को खत्म करके दिल्ली सल्तनत के ऊपर लोधी वंश की नींव रखता है। सो बहलोल लोधी स्टैब्लिश करता है लोधी डायनेस्टी सैयद वंश के आखिरी रूलर आलम शाह को मार के। तो ही किल्ड आलम शाह एंड एस्टैब्लिश लोधी डायनेस्टी। सो बहलोल लोधी ने सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह को उखाड़ फेंकने के बाद लोधी वंश की स्थापना की और लोधी वंश की नींव रखी। मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। सो बहलोल लोधी इज नोन फॉर हिज मिलिट्री प्रोवेरेस। सो इसकी मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत पावरफुल मिलिट्री थी। ही कैप्चर्ड मेजर टेरिटरी ऑफ द नदर्न इंडिया एंड एक्सपेंडेड द लोधी डायनेस्टी। तो इसने उत्तर भारत के बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को लोधी वंश में मिला लिया, जिससे इसने लोधी वंश का विस्तार किया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बहलोल लोधी। सबसे पहले तो बहलोल लोधी ने बहलोल कॉइन्स स्टार्ट किए थे। कई बार पूछा जाता है भारत में बहलोल कॉइन्स किसने स्टार्ट किए थे। तो भारत में बहलोल कॉइन्स को स्टार्ट करने का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। सो स्टार्टेड बहलोल कॉइन्स इन इंडिया। He also introduced administrative reforms to aim at centralized authority. So केंद्रीकरण करने के लिए इसने administrative reforms किए थे। Also he improved governance. He continued policy initiated by previous ruler. तो जो पिछले शासकों ने पॉलिसीज स्टार्ट की थी उसको इसने कंटिन्यू रखा। Patronage of culture, same like other rulers or previous rulers, he also supported culture and artistic endeavor. तो इसने संस्कृति और कलात्मक प्रयासों का समर्थन किया और इसके टाइम पे इंडो इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, जैसे ही बहलोल लोधी की डेथ होती है उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी 1489 में अगला शासक बनता है, जो लगभग 1517 तक शासक रहता है। सिकंदर लोधी मेजर रोल प्ले करेगा दिल्ली सल्तनत को आगरा की तरफ ले जाने के लिए। मैंने कहा लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। लोधी वंश के बाद जो भारत में शासन स्टार्ट होगा वो मुगलों का होगा। मुगल्स पहले आगरा में जाके स्टेब्लिश होंगे। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोधी ने ही लगभग 1504 के आसपास आगरा शहर की नींव रखी, आगरा को स्टेब्लिश किया और आगरा को स्टेब्लिश करने के बाद कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट की। सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, हु एस्टैब्लिश आगरा इन 1504। सिकंदर लोधी एस्टैब्लिश आगरा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा को एस्टैब्लिश किया। तो सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड 1489 से 1517 तक रहा। यहाँ पर इसकी सबसे पहले कुछ पावर्स को समझेंगे। सिकंदर लोधी कंसोलिडेटेड द टेरिटोरियल गेन मेड बाय द प्रीडिसेसर्स एंड स्ट्रेंथेंड द सल्तनत कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो लाइक हिज फादर
इसने भी क्या किया, उत्तर भारत में छोटी-छोटी सल्तनतों को अपने लोधी डायनेस्टी में मिलाया और अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। ऑल्सो इसने कुछ रिवेन्यू पॉलिसीज भारत में स्टार्ट की थी। सिकंदरे गजी करके एक पैमाना होता था मेजरमेंट करने का जमीन का, वो भी सिकंदर लोदी ने भारत में एस्टेब्लिश किया था। So he introduced administrative measures to improve revenue administration and governance efficiency. तो राजस्व प्रशासन और शासन शासन दक्षता में सुधार के लिए प्रशासनिक उपाय इसी ने शुरू किए थे। क्लियर? नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे रोड्स बनवाए गए, इरिगेशन सिस्टम्स बनवाए गए, बहुत सारे ब्रिज पुल बनवाए गए, बहुत सारे बुनियादी ढांचे इसके टाइम पर बनवाए गए थे। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने आगरा शहर को बसाया था 1504 में और अपनी कैपिटल आगरा शिफ्ट की थी। लाइक हिज फादर एंड प्रीवियस रूलर्स, ये भी आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर को प्रमोट करता था एंड इसके टाइम पे भी एक कल्चरल वाइब्रेंट एनवायरनमेंट हुआ करता था। तो कला, साहित्य और वास्तुकाल का निरंतर संरक्षण एवं जीवन सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया था सिकंदर लोदी ने। क्लियर? नेक्स्ट, लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी, जो लगभग 1517 में सिकंदर लोदी की डेथ के बाद रूलर बनता है और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डेथ के बाद लोदी वंश इस रूलर के साथ खत्म हो जाता है। तो इब्राहिम लोदी आखिरी शासक, he faced internal rebellions as well as some external threats also. So इब्राहिम लोदी ही आखिरी शासक था। इब्राहिम लोदी के समय लगभग 1526 में बाबर भारत पर आक्रमण करेगा, जिसे पहला पानीपत का युद्ध या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाएगा। और इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी की डेथ होती है, लोधी सल्तनत खत्म होती है और दिल्ली सल्तनत की जगह भारत पे बाबर मुगल सल्तनत की नींव रखता है। सो समझते हैं इसके कुछ मिलिट्री कैंपेन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट विद बाबर। सो ही आल्सो कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन टू सप्रेस रिबेलियंस एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर सल्तनत टेरिटरीज। इसी के टाइम पे 1526 में बाबर फरगाना अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण करेगा। ये युद्ध पानीपत में होगा, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाएगा। इस बैटल में बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है, इब्राहिम लोदी की डेथ होती है और इब्राहिम लोदी की डेथ के बाद भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित होती है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम लोदी, द मुगल्स बेसिकली कैप्चर्ड दिल्ली सल्तनत एंड स्टार्टेड मुगल एम्पायर। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के हाथों निर्णायक हार का सामना करना पड़ा, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का उत्थान स्टार्ट हुआ। यहाँ पर अब हम कंट्रीब्यूशन समझेंगे लोधी वंश का, कि भारत में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है लोधी वंश का। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, बहुत सारी टेरिटरीज को लोधीज ने भारत में मिलाया था, या स्पेशली मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया के टेरिटरीज को लोधी वंश में मिलाया था। गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे काम किए गए लोधीज के थ्रू। इन्होंने कुछ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी लोधीज ने जोर दिया। नेक्स्ट, कल्चरल पैटर्नेज एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। काफी पावरफुल मिलिट्री स्ट्रेंथ थी। फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया था टू बेसिकली protect from the Mongols attack as well as the other tribal attacks. Also, they also promoted art and culture and literature. Now, हमें अब प्रॉपर दिल्ली सल्तनत के बारे में समझना है। प्रॉपर दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझना है कि कैसे दिल्ली सल्तनत, अब मैं स्पेशल किसी एक डायनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम आगे, हमने 5 डायनेस्टीज पढ़ ली हैं, 5 डायनेस्टीज कवर कर ली हैं। अब हमें कवर करना है बेसिकली कंक्लूजन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कंप्लीट दिल्ली सल्तनत। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत, अब वो स्पेशली एक डायनेस्टी की बात नहीं कर रहा, अब वो बात कर रहा है पूरी दिल्ली सल्तनत की। मींस
कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डायनेस्टीज की, कि किस तरह से प्रॉपर जो पांचों डायनेस्टीज हैं, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई बार क्वेश्चन आया कि दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज क्या हुआ करती थी, तो पर्शियन लैंग्वेज थी। तो यहाँ पर उसने स्पेशल किसी एक डायनेस्टी की बात नहीं की है। तो हम कंप्लीट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, मिलिट्री पावर एंड पोस्ट पढ़ेंगे, कंप्लीट दिल्ली सल्तनत की। क्लियर? सो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सो अब हम पूरी दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। कैसा रहा होगा दिल्ली सल्तनत का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर? देखो, जो सुल्तान होता था, जो किंग होता था, जो रूलर होता था, जो राजा होता था, वो सबसे बड़ी पावर होती थी। तो जो दिल्ली सल्तनत के अंदर सेंट्रल पॉलिटिकल पावर्स थी, वो सुल्तान के पास होती थी। सुल्तान और किंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता था। जो सुल्तान का आइडिया है दिल्ली सल्तनत में लिया गया है, वो इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप से लिया गया है, जहां पर सुल्तान को रिप्रेजेंट किया गया है अल्लाह ऑन अर्थ मींस कैलिफर। सो सुल्तान और किंग सुप्रीम पावर होता था, जो सेंट्रल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डील करता था। सुल्तान का आइडिया इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप से लिया गया, जहां पर सुल्तान को बेसिकली अल्लाह और गॉड का या फिर अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव माना गया अर्थ में, जिसे कैलिफर और खलीफा के नाम से जाना गया। सुल्तान की पावर एक वास्ट टेरिटरी तक फैली हुई थी, काफी बड़े एरिया तक सुल्तान पावरफुल होता था, which require a strong bureaucratic system to administer effectively. So Sultan political structure में Sultan or the king was the supreme power, and the idea of the king was derived from the Islamic principle of kinship, which means the representative of Allah. So क्योंकि बहुत वास्ट टेरिटरी में जो किंग था, जो सुल्तान था, उसकी पावर होती थी, तो उसे डील करने के लिए, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली डील करने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता था। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पूरी दिल्ली सल्तनत में ब्यूरोक्रेसी किस तरह से थी। सो यहाँ पर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझेंगे, जहां पर हम समझेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते थे, उन डिपार्टमेंट्स के हेड होते थे, एंड दीज डिपार्टमेंट इंक्लूड फर्स्ट इज वजीर। सो जो दिल्ली सल्तनत के अंदर मेन मिनिस्टर होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था, उसे वजीर कहा जाता था, जिसका मेन काम होता था टू एडवाइज द सुल्तान, और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए वजीर रिस्पॉन्सिबल होता था। तो वजीर सुल्तान का मुख्य सलाहकार, जिसका काम संपूर्ण प्रशासन की देखरेख करना होता था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वजीर दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्संस थे जो अलग अलग सुल्तान के अंडर वजीर की पोस्ट पर थी। जैसे मिनहाज उस सिराज, मिनहाज इल्तुतमिश के टाइम पे मेन मिनिस्टर हुआ करते थे, वहीं मलिक काफूर अलाउद्दीन के टाइम पे मेन मिनिस्टर और वजीर के पद पर थे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो मेन मिनिस्टर होता था, उसे वजीर कहा जाता था, जिसका काम होता था टू एडवाइज द सुल्तान। क्लियर? सेकंड पावर होती थी दीवाने अरज। दीवाने अरज एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, जिसका मेन पर्पस था टू मैनेज मिलिट्री। सो दीवाने अरज मिलिट्री डिपार्टमेंट था, जिसका काम होता था मैनेजिंग द सुल्तनत आर्मी एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो आर्मी को मैनेज करना, कौन आर्मी का पार्ट होगा, कैसे आर्मी फंक्शन करेगी, कैसे आर्मी की सैलरी दी जाएगी, तो कंप्लीट आर्मी को मैनेज करने के लिए दीवान अरज अलग से एक डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया था। सो मुख्य भूमिका सल्तनत की सेना और सैन्य मामलों के प्रबंधन के लिए दीवान अरज डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता था। यहाँ पर कुछ दीवान अरज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स अलाउद्दीन के टाइम पे मलिक बकबाक मेन दीवान अरज डिपार्टमेंट का हेड था, और गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे उलुग खां मेन दीवान अरज डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। क्लियर? सो दीवान अरज मिलिट्री डिपार्टमेंट। द थर्ड डिपार्टमेंट वाज दीवान ए इंशा। इंसा मींस ये कम्युनिकेशन के लिए काम करता था, एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि सल्तनत सुल्तान की टेरिटरी बहुत वास्ट होती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या कोई कम्युनिकेशन या संचार या कोई भी पत्र भेजने के लिए इस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। तो कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, पत्राचार विभाग, और इसमें सबसे फेमस पर्सनैलिटी अमीर खुसरो, फेमस पोइट एंड म्यूजिशियन, ऑल्सो एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। तो अमीर खुसरो भी दिल्ली सल्तनत में थे,
जिन्हें तूतिया हिंद और भारत के तोता के नाम से जाना जाता था। अमीर खुसरो बलबन के दरबार से अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश तक दिल्ली सल्तनत में कंटेम्पररी और समकालीन रहे हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वाज दीवाने रियासत। रियासत मींस द province, or the major purpose of the Diwan-e Riyasat was to basically deal with the revenue matters. तो जितने भी राजस्व से रिलेटेड कार्य होते थे सल्तनत के अंदर, चाहे कहीं पर टैक्स लागू करना हो, कहीं से टैक्स कलेक्ट करना हो, पूरे एम्पायर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना हो, फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, कैसे एडमिनिस्टर होगा, इस सभी का काम दीवाने रियासत का होता था। तो फोर्थ डिपार्टमेंट दीवाने रियासत डिपार्टमेंट था, जो एक रिवेन्यू डिपार्टमेंट था, जिसका मेन पर्पस था मैनेज रिवेन्यू कलेक्शन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो राजस्व संग्रह और वित्तीय प्रशासन का प्रबंधन करना दीवाने रियासत डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य था। कुछ नोटेबल दीवाने रियासत ऑफिसर्स, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर मलिक मकबूल मेन ऑफिसर हुआ करता था दीवाने रियासत का, जिसका काम होता था पूरे सल्तनत के फाइनेंस को मैनेज करना। सिकंदर लोदी के टाइम पर शाह वली उल्लाह, फेमस पर्सनैलिटी है, शाह वली उल्लाह वाज द दीवाने रियासत ऑफिसर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकंदर लोदी। क्लियर? तो तुगलक वंश में मेजर मलिक मकबूल एंड लोधी वंश में मुख्य है शाह वली उल्लाह। नेक्स्ट इज दीवाने खैरात। खैरात मींस चैरिटी, मुस्लिम व्यूमेन्स की हेल्प के लिए, विधवा महिलाओं की हेल्प के लिए, गरीब लड़कियों की हेल्प के लिए, एजुकेशन के लिए इस डिपार्टमेंट को फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। तो दीवाने खैरात एक चैरिटेबल डिपार्टमेंट था, एक धर्मार्थ विभाग था, जिसका काम होता था मैनेज करना चैरिटी। अगर कोई सच में नीडी पर्सन है उसे चैरिटी प्रोवाइड करना, चाहे कोई विडो व्यूमेन हो या कोई गरीब लड़की हो जिसकी शादी के लिए हेल्प की जरूरत हो, तो वो दीवाने खैरात डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता था। सो इसको स्टार्टिंग में तो गाजी मलिक ने स्टार्ट किया था, बट मेजर जो इसका श्रेय जाता है उसको स्टार्ट किया गया था फिरोज शाह तुगलक के थ्रू। नेक्स्ट मीर बहरी डिपार्टमेंट। मीर बहरी डिपार्टमेंट का मुख्य पर्पस होता था जो नवल सेना होती थी, जो नौसेना होती थी, और जो मैटर्स थे मेरीटाइम ट्रेड से रिलेटेड, समुद्री व्यापार से रिलेटेड, उनको डील करना। तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट, बेड़े का एडमिरल होता था ये डिपार्टमेंट, जिसका मेन काम, मेन पर्पस और रोल होता था मैनेज नवल अफेयर्स एंड मैरीटाइम ट्रेड्स। तो नौसैनिक मामलों और समुद्री व्यापार का प्रबंधन करना। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मेजर बेसिकली ऑफिसर थे मीर ए बहरी डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट इज सदर उस सुदूर डिपार्टमेंट। बेसिकली ये एक तरह का, वी कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ कोर्ट, जिसका काम होता था लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, मींस न्याय प्रोवाइड करना। तो सुदूर डिपार्टमेंट चीफ जस्टिस, हेड ऑफ द जुडिशरी, जो जुडिशरी के हेड होते थे, जो सुप्रीम जज होते थे, उसे सदर उल सुदूर कहा जाता था, जिसका मेन पर्पस होता था जस्टिस प्रोवाइड करना एंड इंटरप्रेटिंग इस्लामिक लॉ, मींस शरिया लॉ। तो न्यायपालिका का प्रमुख होता था सदर उस सुदूर, जिसका मेन काम होता था न्याय प्रदान करना और इस्लामिक कानून की व्याख्या करना। कुछ मेजर सदर उल सुदूर पोस्ट पर अधिकारी काजी मुगीसुद्दीन एंड इबन बतूता, जो मोरक्को ट्रेवलर था। काजी मुगीसुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर थे और इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस पद पर था। नेक्स्ट इज बरीद ए मुमालिक। बेसिकली बरीद ए मुमालिक ये एक रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था, जिसका मेन पर्पस होता था जो शाही मैटर्स होते थे, शाही कम्युनिकेशन होता था, शाही और रॉयल डिप्लोमेटिक अफेयर्स होते थे, उसको मैनेज करना। तो टू मैनेज रॉयल कम्युनिकेशन एंड डिप्लोमेटिक अफेयर्स, तो शाही संचार और कूटनीतिक मामलों का प्रबंधन करना। अमीर खुसरो बरीद ए मुमालिक के ऑलरेडी एक क्या एसोसिएटेड डिप्लोमेट थे। क्लियर?
So these departments are and their head play a crucial role in the administration of the Delhi Sultanate. तो ये departments बहुत important थे जिनका मेजर पर्पस था दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, दिल्ली सल्तनत की राजस्व संग्रह गवर्नेंस को कंट्रोल करना, रेवेन्यू मैटर्स को कंट्रोल करना, मिलिट्री को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, जस्टिस को मैनेज करना एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मैनेज करना। सो इन विभागों और उनके प्रमुखों ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन डिपार्टमेंट के थ्रू दिल्ली सल्तनत का शासन, दिल्ली सल्तनत का राजस्व संग्रह, दिल्ली सल्तनत की सैन्य संगठन, दिल्ली सल्तनत की न्याय प्रशासन और दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक संबंधों को सुविधाजनक बनाया गया बेसिकली। क्लियर? सो ये सारे डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस फील्ड से रिलेटेड था या किस डिपार्टमेंट का मेजरली क्या पर्पस था। नेक्स्ट, now let's understand the bureaucratic administration during the time of दिल्ली सल्तनत। एज वी डिस्कस, अभी हमने डिस्कस किया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में वजीर हुआ करता था जो मुख्य प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, दीवाने अरज हुआ करता था जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था, दीवाने इंशा हुआ करता था जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। तो केंद्रीय प्रशासन में सल्तनत ने सुल्तान के इर्द गिर्द बहुत सारे और कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स थे जो सुल्तान की हेल्प करते थे टू गवर्न द सल्तनत, जिसमें सुल्तान का वजीर, दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट, दीवाने इंशा डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट शामिल थे। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली सेंट्रल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन समझा है। नाउ हम अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे कि प्रोविंसेस जो प्रांत थे वो किस तरह से नियुक्त डिवाइड हुआ करते थे, प्रांतों को डील कौन करता था, प्रांतों का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से गवर्न होता था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, जो प्रोविंसेस थे इक्ता कहा जाता था और यहीं से इक्तादारी सिस्टम निकल के आया था इल्तुतमिश के समय। और हर इक्ता का एक गवर्नर होता था जिसे इक्तादार कहा जाता था, जिसका मुख्य कार्य होता था इस प्रोविंस इस इक्ता से टैक्स कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। क्लियर? उसके साथ साथ क्योंकि इक्तादार्स का काम होता था टैक्स कलेक्ट करना, तो ये कुछ टैक्स कलेक्ट करके कुछ पार्ट सेंट्रल ट्रेजरी में भी ट्रांसफर करते थे, लाइक जीएसटी। वी कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू जीएसटी, लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वैसे तो चार तरह की जीएसटी है, मैं कह रहा हूँ कि जैसे सेंटर और स्टेट्स में जीएसटी डिवाइड होती है, सेम प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर हेड होता था जिसे इक्तादार कहा जाता था, जिसका काम टैक्स कलेक्शन होता था और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना होता था। और उसके साथ साथ ये कुछ भाग खजाने का या टैक्सेस का सेंट्रल ट्रेजरी में भी शेयर करता था। तो इक्ता का शासक इक्तादार कहलाता था, जिसका मुख्य कार्य टैक्स को इकट्ठा करना और कानूनी व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसके अलावा ये टैक्स का कुछ हिस्सा केंद्रीय खजाने में भेजने के लिए भी जिम्मेदार था। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जब हम दिल्ली सल्तनत के रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्तादारी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सिस्टम था। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत क्या था? इक्ता सिस्टम हम लोगों ने समझा है। इक्ता सिस्टम के अंदर जो इक्तास के हेड होते थे जिसे इक्तादार कहा जाता था, वो बेसिकली मिलिट्री सर्विसेज की हेल्प से किसानों से टैक्स वसूला करते थे। ठीक है, तो इनका काम होता था मेजरली टैक्स वसूल करना फ्रॉम द पीजेंट्स एंड रिटेन अ पोर्शन फॉर देमसेल्फ, और उसी टैक्स में से अपना शेयर अपने पास रखते थे। बाकी पैसा कुछ राज्य के खजाने में प्रोविंसेस एंड कुछ सेंट्रल ट्रेजरी में भेज दिया जाता था। तो टैक्सेस में इक्ता प्रणाली बहुत फेमस थी। इक्ता प्रणाली बेसिकली जहां पर इक्तादार किसानों से कर वसूला करते थे और एक हिस्सा अपने पास रखते थे, बाकी हिस्सा राज्य के खजाने में भेज देते थे। नेक्स्ट इज खालिसा लैंड और खालसा लैंड। खालसा और खलीसा लैंड वो लैंड होता था जो डायरेक्टली स्टेट के कंट्रोल में होता था, मींस वहां पर
वो हम कह सकते हैं वो राजा का खजाना होता था, एक तरह से राजा के प्रोविंसेस होते थे, राजा की जमीन होती थी, जहां से टैक्स नहीं वसूला जाता था, जहां से सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके डायरेक्टली राजा की ट्रेजरी में भेज दिया जाता था। तो खालसा लैंड वर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द स्टेट्स, मीन जो स्टेट अथॉरिटीज होती थी, जो स्टेट पावर होती थी, उसी का डायरेक्टली कंट्रोल होता है यहाँ पे। एंड रेवेन्यू फ्रॉम दीज रेंट वेंट डायरेक्टली टू द ट्रेजरी विदाउट पासिंग थ्रू इंटरमीडिएटरीज। जैसे इक्ता दास किसानों से वसूल के पहले अपना कमीशन रखते थे, उसके बाद फिर राजा को देते थे, बट खालसा लैंड में ऐसा नहीं था। खालसा लैंड से सारी ट्रेजरी डायरेक्ट राजा के पास जाती थी, क्योंकि वो डायरेक्ट राजा की टेरिटरी थी, ये डायरेक्ट राजा का लैंड हुआ करता था। ओके, अब यहाँ पर हम रिवेन्यू सिस्टम में स्टेट का रोल समझेंगे कि फाइनेंस में स्टेट का क्या रोल रहा है। सबसे बड़ा रोल था स्टेट का टू बेसिकली प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रोविंसेस लेवल पे टैक्सेस को डिवाइड करना बहुत जरूरी था। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रोवाइड अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट्स, और मेजरली जो सोर्स ऑफ इनकम था वो एग्रीकल्चर ही था। सो बेसिकली भूमि से जो राजस्व वसूल किया जाता था वो राज्य के लिए प्रथम स्रोत होता था आय का, जिससे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे या मिलिट्री के एक्सपेंसेस थे वो सब पूरे किए जाते थे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या रहे हैं स्टेट के? It influenced agrarian policies and agriculture productivity, as peasants were taxed based on their produce, encouraging cultivation and ensuring revenue generation. क्योंकि स्टेट से या किसानों से टैक्स लिया जाता था, तो किसान कोशिश करते थे ज्यादा से ज्यादा उपज करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खुद के पास रख सकें। सो इससे खेती को बेसिकली जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा मिलता था, खेती को प्रोत्साहन मिलता था और राजस्व बढ़ता था या ज्यादा जनरेट होता था। नेक्स्ट इज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली सल्तनत में मिलिट्री को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी ने तो एक नया ही तरीका निकाला था मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करने का, जिसमें हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया था। मींस एक कोड दिया जाता था, एक ड्राइंग बनाने को दी जाती थी, जितने भी सोल्जर्स होते थे जो उनका पासवर्ड होता था जो बताता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी का ही सैनिक है। तो एक सीक्रेट कोड होता था जिसे हुलिया सिस्टम कहा जाता था। सो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल आर्मी। सबसे पहले जब दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हुई तो वो प्रॉपरली जो टर्किश मिलिट्री लीडरशिप थी उसके ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जब स्टार्ट की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के थ्रू, तो इनडायरेक्टली वो टर्की से बिलोंग करता था, उसकी रूट टर्की से थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की मिलिट्री में ऑर्गेनाइज करने का जो पैटर्न था वो टर्किश तरीका था बेसिकली। तो दिल्ली सल्तनत रिलाइड हेविली ऑन टर्किश नोबिलिटी फॉर मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें बेसिकली प्रशासन में प्रमुख पदों पर टर्किश होते थे। भूमि अनुदान और विशेष अधिकारों के बदले में वे सुल्तान के प्रति निष्ठा रखते थे। राजा उन्हें बदले में एडमिनिस्ट्रेशन देता था, जमीन देता था, लैंड ग्रांट करता था और अदर प्रिविलेजेस राजा के थ्रू और सुल्तान के थ्रू दिए जाते थे, जिस वजह से वो राजा के लिए निष्ठा रखते थे और ट्रू होते थे। मिलिट्री टैक्टिक्स, कौन कौन सी टैक्टिक्स थी, कैसी सैन्य रणनीति थी जो बेसिकली दिल्ली सल्तनत के टाइम पे अलग अलग एम्पायर्स में और अलग अलग वंश में इस्तेमाल की गई हैं? मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी कैवलरी, घुड़सवारी। तो दिल्ली सल्तनत के तहत सेना में मुख्य रूप से घुड़सवार सेना पर आधारित बल से विकसित होकर पैदल सेना और तोपखाने इकाइयों को शामिल करने लगी। तो पहले घुड़सवारी कैवलरीज होती थी, बाद में इन्फेंट्री, और उसके साथ साथ जो तोपखाने वगैरह थे, जो कैनन्स थे, जो आर्टिलरी यूनिट्स थी, उनको भी इंक्लूड किया गया। आगे चल के तुर्कान चिहलगारी मींस कुल 40 मेजर लीडर्स के जो एक ग्रुप था उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर द मिलिट्री टैक्टिक्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट, फोर्टिफिकेशन एंड गैरिसन। दिल्ली सल्तनत में हमने लगातार पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत पे एक्सटर्नल अटैक्स हुए हैं, जिसमें मेजरली मंगोलों का अटैक हुआ है। तो किलाबंदी और गैरिसन बहुत जरूरी थी ताकि आक्रमणों से और विद्रोह से बचाया जा सके। तो दिल्ली सल्तनत में हर वंश में फोर्टिफिकेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो स्ट्रेटेजिक फोर्स एंड गैरिसन्स वर एस्टेब्लिश
across the Sultanate territories to defend against invasion and rebellion. सो आसपास के टेरिटरीज अगर कोई रेबिलियन कर रहा है या फिर मंगोल्स अटैक हो रहे हैं तो उनसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका फोर्टिफिकेशन था, जो दिल्ली सल्तनत में हर वंश में देखने को मिला। नाउ व्यापार किस तरह से होता था दिल्ली सल्तनत में? पहले तो दिल्ली सल्तनत की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड थी, जहां से सेंट्रल एशिया, पर्शिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में व्यापार करना बहुत इजी था। तो दिल्ली सल्तनत में सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार होता था, पर्शिया के साथ व्यापार होता था और उसके साथ साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी व्यापार होता था। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत ने पूरे सिल्क रूट पर कंट्रोल कर लिया था, जो इंडिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था। तो उत्तर भारत में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित दिल्ली सल्तनत ने मध्य एशिया, फारस और भारतीय महाद्वीप के बीच व्यापार को सुगम बनाया। उसके साथ साथ जो सिल्क रोड था उस पर भी दिल्ली सल्तनत ने, या सिल्क रोड के मार्ग पर भी दिल्ली सल्तनत ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अर्बनाइजेशन, बहुत सारी सिटीज एस्टेब्लिश की गई थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। जैसे मुल्तान को एस्टेब्लिश किया गया, लाहौर को एस्टेब्लिश किया गया, आगरा को एस्टेब्लिश किया गया, मुबारकाबाद एस्टेब्लिश किया गया, तुगलकाबाद एस्टेब्लिश किया गया। तो दिल्ली सल्तनत में शहरीकरण पर भी बहुत जोर दिया गया ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया जा सके। तो ट्रेड और कॉमर्स को, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारी अर्बन सिटीज लाइक दिल्ली, मुल्तान, लाहौर एटसेट्रा एस्टेब्लिश की गई थी। दीज सिटीज बिकेम हब ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। क्योंकि ये सिटीज थी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो ये मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करती थी, आर्टिस्ट को अट्रैक्ट करती थी, जिससे अलग अलग रीजन्स में ट्रेड करना इजी हो गया था और बेसिकली ये मेजरली व्यापार का केंद्र बन गई थी। ऑल्सो मार्केट इंटीग्रेशन एज वेल एज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हमने पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन एनकरेज अ स्टेबल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट विच प्रमोट मार्केट इंटीग्रेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस डाइवर्स रीजन। सो बाजार एकीकरण एंड बाजार कंट्रोल और मूल्य नियंत्रण नीतियों के थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा बेसिक फला फूला दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। नेक्स्ट, क्या क्या इम्पैक्ट पड़े इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से दिल्ली सल्तनत पे? सबसे पहले तो रिवेन्यू जनरेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स contributed significant to the sultanate revenue through taxes levied on goods and commercial activities. सो व्यापार और वाणिज्य ने माल और वाणिज्यिक गतिविधियों पर लगाए गए करों के माध्यम से सल्तनत के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि टैक्सेस बहुत हाई हुआ करते थे। एग्रीकल्चर पे भी टैक्स थे, उसके अलावा गुड्स पर भी टैक्स थे, सर्विसेज पर भी टैक्स थे, ट्रेड्स के ऊपर भी टैक्स थे, जिससे बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट होता था, जिससे एम्पायर बहुत स्ट्रांग बनता था। कल्चरल एक्सचेंज, दिल्ली सल्तनत में हमें मिक्स अफगानी कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर एज वेल एज पर्शियन कल्चर देखने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देखने को मिलते हैं। सो ट्रेड रूट फैसिलिटेट कल्चरल एक्सचेंज एज वेल एज, तो जो व्यापारिक मार्ग थे उनकी वजह से संस्कृति का भी आदान प्रदान होता रहा दिल्ली सल्तनत में। ऑल्सो लीडिंग टू द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, जो विचार थे उसका भी आदान प्रदान होता रहा, भाषाओं का आदान प्रदान हुआ, धर्मों का आदान प्रदान हुआ, एज वेल एज आर्टिस्टों के इन्फ्लुएंस का भी रीजन और सिविलाइजेशन पर बहुत फर्क पड़ा। टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज, क्योंकि व्यापार होता था अलग अलग सभ्यताओं के साथ, तो यहाँ पर मुद्राओं का भी एक्सचेंज होने लगा, नई नई तकनीकों का भी एक्सचेंज होने लगा। तो दिल्ली सल्तनत बेनिफिटेड फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन ट्रेड। तो व्यापार के थ्रू दिल्ली सल्तनत ने बेनिफिट उठाया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी, जिससे नेविगेशन टेक्निक्स में सुधार आया, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में सुधार आया और एज वेल एज करेंसी सिस्टम में भी सुधार आया। क्लियर? नेक्स्ट, एग्रीकल्चर पॉलिसीज।
दिल्ली सल्तनत में कृषि को लेकर क्या-क्या नीतियां बनाई जाती थी, कैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते थे। जैसा हमने पढ़ा है, जो कैनाल सिस्टम है वो दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट किया गया था। उसके अलावा रिजर्वियर्स भी बनाए जाते थे ताकि रेन हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करके बाद में सिंचाई इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वाटर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, नदियों का भी इस्तेमाल किया जाता था फॉर इरिगेशन पर्पस। सल्तनत में कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए बहुत सारी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। सिंचाई के लिए नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें नहरें, जलाशय और जल प्रबंधन की प्रणालियां बनाई गई थी। लैंड रिवेन्यू में हमने पढ़ा है इक्तादारी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा इक्ता सिस्टम के अंदर जहां पर जैसा प्रोडक्शन होता था वहां पर वैसा टैक्स लिया जाता था, और इक्ता सिस्टम की वजह से इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रमोट हो रहा था। तो इक्तादारी सिस्टम लैंड रिवेन्यू सिस्टम का ही एक पार्ट था। तो इक्ता प्रणाली, जिसमें सैन्य सेवा के बदले में कुलीन को राजस्व देने वाली भूमि दी जाती थी, जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बेसिकली प्रमोट कर रहा था। नेक्स्ट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। बेसिकली क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी नई नई क्रॉप्स को बेसिकली डाइवर्सिफाई किया गया, जैसे क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन एंड स्पाइसेस। इन क्रॉप्स की सिर्फ लोकल्स में ही डिमांड नहीं थी, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी भारत के कॉटन, शुगर केन और स्पाइसेस की बहुत डिमांड हुआ करती थी। इन सब चीजों से, कृषि से, सिंचाई से, इरिगेशन से रूरल डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ा? अब क्योंकि रूरल जो ग्रामीण लोग होते थे उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर था। अब जैसे जैसे नई नई इरिगेशन और एग्रीकल्चर की पॉलिसीज आएंगी, तो रूरल डेवलपमेंट, बेसिकली रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट बढ़ेगा, जिससे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटीज भी बढ़ी। तो इम्प्रूविंग इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पॉलिसी यानी सिंचाई और कृषि नीतियों की वजह से गांवों में भी विकास हुआ है, जिससे गांवों के लोगों की जो स्टैंडर्ड लाइफ है, जो जीवन का स्तर है, उसमें वृद्धि हुई, और उसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि हुई। एग्रीकल्चर पॉलिसीज में कुछ फूड सिक्योरिटीज को लेके भी पॉलिसीज बनाई गई थी, और एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ा इन एग्रीकल्चर पॉलिसीज की वजह से। बेसिकली होता क्या था, फूड सिक्योरिटी मींस खाने की शॉर्टेज से बचने के लिए पहले ही खाने के भंडारों को भर लिया जाता था, ताकि फ्लड या कोई अकाल के समय इनका इस्तेमाल किया जा सके, इस खाने का इस्तेमाल किया जा सके, जिस वजह से रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल सोर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। तो बेसिकली जब कमी होती थी खाने की, तो इन भंडारण से, खाद के जो भंडार होते थे, खाने के जो भंडार होते थे, वहां से आपूर्ति कर ली जाती थी। जैसे जैसे इरिगेशन सिस्टम आया, इस नए नए कैनाल सिस्टम्स भारत में जनरेट हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तुगलक डायनेस्टी, सो इससे एनवायरनमेंट भी इम्प्लीफाई होना स्टार्ट हो गया। एनवायरनमेंट के साथ साथ जो लैंड की फर्टिलिटी है, ड्यू टू इरिगेशन सिस्टम्स एज वेल एज ड्यू टू एग्रीकल्चर पॉलिसीज, लैंड की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हुई, और वाटर अवेलेबिलिटी इन रीजन अंडर सल्तनत वाज आल्सो इम्प्रूव्ड। तो पानी की उपलब्धता और उसके साथ साथ कृषि की उर्वरकता भी इम्प्रूव हुई। रिलीजियस पॉलिसीज ड्यूरिंग सल्तनत एज में हमने जितना पढ़ा है कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत ने हिंदुओं और अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति नॉन टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। बेसिकली जो प्रॉपर रीजन था वो मुस्लिम रीजन हुआ करता था, इस्लाम राज्य का धर्म था, हिंदुओं को अपने धर्म पालन करने, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति तो थी, बट बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी थी। So Hindus were allowed to practice their faiths and participate in cultural and economical activities with some restrictions. Patronage of Hindu institutions.
अलाउद्दीन खिलजी और अकबर जैसे कुछ दिल्ली सल्तनत में रूलर्स हुए जिन्होंने हिंदू टेम्पल और स्कॉलर्स को प्रोटेक्ट किया और जो भारत की संस्कृति है, जो हिंदुओं की संस्कृति है, उसको बढ़ाया और बेसिकली इम्प्रूव किया और डेवलप किया। Here are some taxes like jizya tax. As I told you, this tax was imposed on non-Muslims. हिंदुओं पर ये टैक्स लगाया जाता था जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने फैलाया और आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लागू किया। तो while non-Muslim were required to pay the jizya tax, which was a poll tax on non-Muslims. तो ये non-Muslims पर लगाया जाता था. It does not prohibit their religious practice or freedoms. सो जजिया टैक्स गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, लेकिन यह उनकी धार्मिक प्रथाओं या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाता था। कल्चरल सिंथेसिस, एज वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो इंडो इस्लामिक कल्चर है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। जो इंडो इस्लामिक कल्चर है लाइक पर्शियन, टर्किश और इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर, उसका उदय हुआ, उसका विस्तार हुआ और नए नए आर्किटेक्चर और कल्चर हमें देखने को मिले। बहुत सारे मॉस्क बनवाए गए इंडो इस्लामिक कल्चर्स में, बहुत सारे टूम्स बनवाए गए इंडो इस्लामिक कल्चर्स में। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर मस्जिदें और मकबरे बनवाए गए थे जो बेसिकली गुंबदों, मीनारों और मेहराबों जैसे इस्लामिक तत्वों के साथ जटिल नक्काशी और हिंदू रूपांकनों जैसी स्वदेशी विशेषताओं का सम्मिश्रण है। क्लियर? कुतुब मीनार वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड जो इंडो इस्लामिक बेसिकली आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, शोकेस करता है कैलीग्राफी एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न को। तो कुतुब मीनार भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ही बनवाया गया था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट, बहुत सारे किले बनवाए गए जैसे लाल किला, आगे चल के हम मुगल एम्पायर में भी पढ़ेंगे कि लाल किला बनवाया गया, जामा मस्जिद बनवाई गई जहां पर फारसी और हिंदी दोनों बेसिकली जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, फारसी मेजर लैंग्वेज हुआ करती थी, बहुत सारे फारसी और पर्शियन कवीज, पोइट्स हुआ करते थे, स्कॉलर्स हुआ करते थे एंड हिस्टोरिकन्स हुआ करते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत? पर्शियन वाज द मेजर लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे पर्शिया मेजर लैंग्वेज हुआ करती थी, पर्शियन मेजर लैंग्वेज हुआ करती थी और बहुत सारे स्कॉलर्स रहे हैं अलग अलग वंश में जो पर्शिया भाषा में बेसिकली स्कॉलर्स थे या उन्हें महारत हासिल थी। उसके अलावा कुछ बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं जैसे तारीख ए फिरोज शाही जो फिरोज शाह तुगलक की बायोग्राफी है जिसको जियाउद्दीन बर्नी एंड तूतानामा जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। उसके अलावा एक बुक है तूतानामा। तूतानामा बेसिकली एक पर्शियन वर्ड है जिसको अमीर खुसरो ने लिखा था, या अमीर खुसरो के बारे में एक्सप्लेन करता है। यहीं से हमें पता चलता है कि अमीर खुसरो को तूतियाए हिंद और भारत का तोता भी कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लाइक तारीख ए फिरोज शाही और तूतानामा जैसी बुक्स दिल्ली सल्तनत में ही लिखी गई हैं। क्लियर? ऑल्सो दिल्ली सल्तनत में हिंदवी भाषा का जो प्रारंभिक हिंदवी बेसिकली हिंदी और सिंधी दो भाषाओं से मिलकर बनी है जिसमें फारसी का इस्तेमाल किया गया था। तो ये प्रारंभिक हिंदी हुआ करती थी जिसका डेवलपमेंट दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हुआ था और मेजर पॉइंट्स अमीर खुसरो थे जिसने हिंदवी भाषा का विकास किया था। तो हिंदवी भाषा का विकास भी दिल्ली सल्तनत में ही हुआ था। क्लियर? सो ये था कंप्लीट दिल्ली सल्तनत जो हमने समझा, जिसमें हमने 5 वंशों को समझा है, 5 कौन-कौन सी मेजर डायनेस्टीज थी दिल्ली सल्तनत में, कैसी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई और कैसे आगे चल के मुगलों ने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लिया। सो नेक्स्ट सेशन में हम मुगल एम्पायर देखेंगे, कैसे बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से दिल्ली पर कब्जा किया और मुगल एम्पायर की नींव रखी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।